एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत में ना ही सिर्फ अपनी फील्ड में नाम बनाए हैं बल्कि बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हमारा मकसद यही था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करें, उनकी फंड रेज़ जर्नी में उनको गाइड करें कि पिच डेक क्या होता है, बिज़नेस प्लान क्या होता है। जैसे कि वंदना जी ने बताया कॉन्वेंटो, मुझे तो लगा कि कॉन्वेंटो कोई इंटरनेशनल नाम है क्योंकि आप बाहर से आए हैं। तो हमने कॉन्वेंटो नाम सोचा जिसका फुल फॉर्म है कंसल्टेंट वंदना तोलानी। शार्क टैंक आया, शार्क टैंक ने ये बज़ क्रिएट करा कि वी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। धीरे धीरे अब तो इतना बज़ हो गया है कि एवरी सेकेंड पर्सन वांट्स टू हैव अ स्टार्टअप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल मित्तल। आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है शक्ति की समृद्धि, आपका अपना शो, जहाँ हर बार एक ऐसी महिला शक्ति लेकर आती हूँ जिसकी कहानी से हम सब प्रेरित होते हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने भारत में ना ही सिर्फ अपनी फील्ड में नाम बनाए हैं बल्कि बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आज मेरे साथ बैठी हैं बहुत ही खास महिला वंदना तोलानी। वंदना जी, स्वागत है आपका तहे दिल से, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो शक्ति की समृद्धि में। बता दूं वंदना जी के बारे में, शी इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉन्वेंटो। ये फाउंडर और सीईओ हैं कॉन्वेंटो की, जो एक इतनी खास फर्म है जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करता है। और इनकी कहानी में इतने सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहती हूँ इनके बारे में। कई अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। जैसे कि मैं पढ़ना चाहूँगी, टॉप वुमेन लीडर इन वेल्थ मैनेजमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ग्लोबल वुमेन लीडर बाय द वर्ल्ड इंडियन कांग्रेस। और डॉक्टर किरण बेदी ने इनको सम्मानित किया है बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। ईटी नाउ में 40/40 से भी सम्मानित किया गया है। वंदना जी, इतने सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं हम। थैंक यू। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और इसके लिए सिलेक्ट करा कि मैं यहाँ के कुछ बोलूँ। अगर मेरी इस पॉडकास्ट से कोई इंस्पायर हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी जर्नी, जैसा कि आपने बताया, अवार्ड से भी पहले की काफ़ी जर्नी है। तो पहले हमारा एक फ़ंड था सिंगापुर एंड जकार्ता में, वो 15 साल के लिए था। वहाँ पे मैंने नोटिस करा कि जो इंडियन फाउंडर्स हैं उनको वो नेटवर्क नहीं मिल रहा, उनको वो ओपनिंग नहीं मिल रही जहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। उनमें क्रिएटिविटी और टैलेंट तो था, बट उनमें अपने आप को प्रेजेंट करना, पिच डेक और वो सब, वो उनमें नहीं था। तो वो गैप कवर अप करने के लिए मैंने सोचा कि वो इंडिया से ये स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं एक रिपल इफ़ेक्ट इसमें क्रिएट करूँ। वेरी नाइस। आपकी जर्नी बहुत खास रहने वाली है। और जैसे आपने कहा कि कोई इंस्पायर, कोई नहीं, बहुत सारी वुमेन इंस्पायर होने वाली हैं आपकी कहानी से। तो इनकी कहानी के बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि वंदना जी ने कहा कि वो इंडिया में आई 12 साल पहले। सिंगापुर जकार्ता में 15 साल इन्होंने फैमिली ऑफिस में काम किया है। वंदना जी, हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। सिंगापुर जकार्ता में फैमिली ऑफिस में आपने काम किया और उसके बाद जो आपका यह ट्रांजिशन रहा, आपकी कॉन्वेंटो का सफ़र रहा, क्या कॉन्वेंटो की नींव थी, कॉन्वेंटो क्या है, कॉन्वेंटो का उद्देश्य क्या है, क्या कॉन्वेंटो करता है, कैसे अलग बनाता है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो पहले आप अपने सिंगापुर की जर्नी के बारे में बताएं कि आप वहाँ पर क्या करते थे। वहाँ पे हमारा एक फ़ंड था, फैमिली ऑफिस फ़ंड, जहाँ पे मैं एक इन्वेस्टर रोल पे थी। एंड हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स करे डिफरेंट सेक्टर्स में, D2C, हेल्थ केयर, फिनटेक, एडटेक, AI, रोबोटिक्स, इस तरीके के जितने भी सेक्टर्स थे, हम सेक्टर एग्नोस्टिक थे। तो पहले मेरा एक इन्वेस्टर रोल था, अब जो मेरा एक रोल है वो एडवाइज़री रोल है। तो कॉन्वेंटो स्टार्टेड 2014 में शुरू हुई थी। एंड तब हमारे पास कोई नाम नहीं था उसका। कुछ साल मैंने ऐसे ही बिताए बिना नाम के। फिर उसके बाद जब मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा काम करा तो उन्होंने कहा आप अपनी कंपनी को कोई नाम दीजिए। तो हमने एक कॉन्वेंटो नाम सोचा जिसका फुल फॉर्म है कंसल्टेंट वंदना तोलानी। अब उस टाइम क्या होता था कि शार्क टैंक नहीं था, तो इतना
एंटरप्रेन्योरशिप पे एक्सपोजर नहीं था, इन्वेस्टर्स भी बहुत कम होते थे और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से होते थे और जैसे किसी इन्वेस्टर के ऑफिस जाके इस तरीके से होता था। एंड तब बहुत लोग कहते थे कि ये कंसल्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम ये नाम रखेंगे कंसल्टेंट बन्ना तोलानी, और जब ये नाम ग्रो हो जाएगा तो सबको ऑटोमेटिकली गिव बैक मिल जाएगा कि इस नाम के पीछे ये है। तो ये पूरा उद्देश्य था। हमारा मकसद यही था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करें, उनकी फ़ंड रेज़ जर्नी में उनको गाइड करें कि पिच डेक क्या होता है, बिज़नेस प्लान क्या होता है, इन्वेस्टर के पास हमें क्या प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, हमारे क्या नंबर्स होने चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है जिस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट्स मिले। और हम उन्हीं फाउंडर्स को सिलेक्ट करते थे जो हमें लगता था कि हाँ ये कैपेबल हैं या ये कुछ कर पाएंगे या ये स्केलेबल मॉडल है, तो हम वो शॉर्टलिस्ट करके अपने इन्वेस्टर्स के पास ले जाते थे। जैसे कि वंदना जी ने बताया कॉन्वेंटो, मुझे तो लगा कि कॉन्वेंटो कोई इंटरनेशनल नाम है क्योंकि आप बाहर से आए हैं, जी। लेकिन आपने बताया कि कॉन्वेंटो इज़ कंसल्टेंट वंदना। नाम तो आपने बहुत अच्छा दिया है और आई एम श्योर जो आपका काम चल रहा है, जो इस जी। तरह का काम आप कर रहे हैं, आपको कई अवार्ड्स मिल रहे हैं एंड नो वंडर्स कि आपको अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। जी। वंदना जी, आपकी जर्नी बहुत खास रही क्योंकि जब आप 12 साल पहले इंडिया में आए, जैसा कि आपने बताया सब आपने स्क्रैच से शुरू किया। जी। मैं बताना चाहूँगी जब वंदना जी ने 12 साल पहले शुरू किया, वंदना जी क्या किस तरह की दिक्कतें आपको आईं? क्योंकि आप सिंगल मदर रही, आपके 2 बच्चे जब आप इंडिया जी। लेकर आए, छोटे बच्चे, किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा कि आप अपना एक सेटअप स्टार्ट कर रहे थे, शुरू से कुछ बिल्ड करना चाह रहे थे, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, साथ में आपकी जिम्मेदारियां थी, उसके बारे में आप बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। तो देखिए, एज अ वुमन हमको वैसे भी चैलेंजेस फेस करने होते हैं, चाहे हम अ, आजकल के ज़माने में करें या पहले। तो पहले तो यही चैलेंज था कि आप अपना मार्क कैसे क्रिएट करोगे ये मेल डोमिनेटेड फील्ड में। एक तो वो चैलेंज था, दूसरा कि सब कुछ मैनेज करना था, आपकी टीम को, बच्चों को, और वर्क को और क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को, तो हर चीज़ को एक तो मैनेज करना था, वो बहुत ज़रूरी था। दूसरा कि उस टाइम पे, आजकल थोड़ा सा ज़माना चेंज हुआ है, उस टाइम पे बैक देन आप 8 o'clock के बाद मैं कोई मीटिंग्स नहीं करती थी, बिकॉज़ शायद अगर मैं मेल होती तो मैं 8 o'clock के बाद आराम से अपनी मीटिंग्स कराती और अपनी डील्स क्लोज़ कर लेती। जो मैंने देखा ये डिफरेंस था दुबई में, जब भी मैंने काम करा है मैं 3 बजे तक सिर्फ काम करा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ये था कि आप 8 बजे के बाद आप बाहर काम नहीं कर सकते, यू हैव टू पुट योर सेल्फ थोड़ा सा पीछे करके। एक तो ये चैलेंज था। दूसरा जो मैंने आज अचीव करा है 12 साल में, शायद मैं ये 2 साल में ही अचीव कर लेती अगर मेरे पास बैकिंग होती। तो इसलिए मैं एक अपने आप को कहती हूँ मैं सेल्फ मेड वुमन हूँ, जिसने खुद से ये आगे बढ़ने की चाह करी और मुझे लगा था, कहीं ना कहीं मुझे लगा था मैं कर लूँगी। जबकि थोड़े से बैकफॉल्स भी होते थे, पहले थोड़े रॉन्ग डिसीशंस होते थे, और बहुत सारा जगल होता था, क्लाइंट मीटिंग्स, किड्स के बीच में भी, और सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता था। लेकिन धीरे धीरे हमको पता लग गया कि इसको कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में। तो उस तरीके से सारे चैलेंजेस ओवरकम हो गए। तो छोटे बच्चों के साथ आप मैनेज कर पाए, मतलब बच्चे को भी अलग से टाइम चाहिए रहता है और हाँ। आपका एक नया स्टार्टअप, एक नई कंपनी आप करने जा रहे हैं, जहां मुझे लगता है कि आपको टाइम बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट यू डिड इट ऑल, आपने किया, इतनी अच्छी तरह से उसको किया। जी, जी। मुश्किलें बहुत आई, जैसे कभी बच्चे बीमार गिर रहे हैं, या एक पॉइंट आया था कि बच्चों की बस ख़राब हो गई थी, तो मैं कहीं और थी, वो कहीं और थे, तो आई हैड टू लाइक लिटरली ड्रॉप एवरीथिंग एंड वहाँ पे जाना पड़ा था कि यू हैव टू पिक देम अप। तो बहुत सारी चीज़ों में पहले मीटिंग्स, बच्चे को आइसक्रीम पकड़ा के वहीं पे मीटिंग्स हम कर रहे होते थे,
ये ऑनलाइन मीटिंग तो बाद में आया था, कोविड के बाद। हाँ। उससे पहले तो सब फिजिकल मीटिंग्स ही था, ऑनलाइन हार्डली किसी को पता था। हाँ, हमने जूम के बारे में सुना था, हमने गूगल मीट सुना था, बट हमने यूज़ ही नहीं करा था। तो इसलिए बहुत परेशानी आती थी, बिकॉज सबको फिज़िकल मीटिंग्स चाहिए थी। इवन इन्वेस्टर्स भी अपने ऑफिस बुलाते थे, तो वो थोड़ा टास्क टेकिंग हो जाता था। पर आपने, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की कॉन्वेंटो का एक नाम है, एक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी में कॉन्वेंटो को गिना जाता है। जी और आपकी वेबसाइट पे हमने देखा है कि 350 से ज़्यादा टॉक्स हैं आपके। जी जी तो आपका ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कह लीजिए, ये जो पब्लिक स्पीकिंग आप आए, क्योंकि आपने कभी नहीं किया था 12 साल पहले। जी जी इन 12 सालों में आपने अपने आप को इतना डेवलप किया, आपने बच्चों को मैनेज किया, आपने कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि वो बेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आता है। जी और डॉक्टर किरण बेदी से जैसे सम्मानित किया गया है। जी तो जी ये मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब अच्छी अचीवमेंट है जो आपने करी है। जी। तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि आपने जब आप ये अचीव कर लिया है, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप कॉन्वेंटो में आगे आपकी क्या विजन है? आगे 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं एक तो बहुत सारे पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे, ताकि मेरा मैसेज बहुत सारी महिलाओं और बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और दूसरा, मुझे फोर्ब्स के फर्स्ट पेज पे आना है। और तीसरा, मेरे को लगता है कि जब एयरक्राफ्ट में कोई बैठे, तो जो सीट के पीछे जो पॉकेट्स में मैगज़ीन होती है या ब्रोशर होता है, वो उठाते ही मेरी पिक्चर आए, तो वो एक ड्रीम है। पता नहीं, थोड़ा सा अब्सर्ड है। श्योर आप बिल्कुल, वो आपका ड्रीम पूरा होगा। जी। इतने सारे अवार्ड से आप सम्मानित की गए हैं, तो जी। डेफिनेटली शायद हम जब नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे तो ये सपना भी आपका पूरा हो चुका होगा, एक और आपके ताज जुड़ चुका होगा जी। आपके इतने सारे ताज के साथ। जी जी। तो यही है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज़ को फंडिंग कराना, ये हमारा भी एक गोल है। मैंने डी और ई सीरीज़ फंडिंग अभी तक नहीं करी है, तो आई थिंक वो भी मेरे को एक बार ट्राई करनी है। बी और सी मैंने करी हुई हैं, सीरीज़ ए बी सी, पर डी और ई मैंने अभी तक नहीं करी है, तो वो भी मेरा एक गोल है कि मैं वहाँ तक भी पहुँचूँ। जब हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वन्ना जी की कंपनी कॉन्वेंटो के थ्रू 450 स्टार्टअप्स को 450 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल चुकी है। और ना ही सिर्फ भारत में, इंडिया में, बल्कि 45 कंट्रीज़ में। वन्ना जी, ये बहुत बड़ा नंबर है। 450 कंपनीज़ को आपने असिस्ट किया, उनको स्टार्टअप्स, उनके फंडिंग में उनके रेज़ किया, कैपिटल उनके लिए रेज़ किया आपने। 5 वेंचर कैपिटल को भी आप सपोर्ट कर चुके हैं, एंड दैट टू ग्लोबली। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना ही सिर्फ भारत में, बल्कि आप अपनी जो स्किल्स हैं, जो आप अपनी कंपनी की काबिलियत है, जो आपकी कंपनी की स्पेशलिटी है, वो सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी आप उसको काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि आपने कहा कि आप फंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपका सफ़र क्या रहा? आपने कहा ABC में आपने फंडिंग के लिए असिस्ट किया है, डी और ई में नहीं किया, तो क्या आप हमें बताएंगे कि क्या होता है ये ABCDE? थोड़ा सा अगर हमें हेल्प कर पाएँ आप। तो आपको जो फर्स्ट फंडिंग मिलती है, वो आपको मिलती है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से। ओके। आपके खुद के सर्कल से मिलती है फंडिंग। और जो सेकंड फंडिंग आपको मिलती है, वो आपको किसी इन्वेस्टर से मिलती है, क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुंच गए होते हो। ओके। इसी तरीके से हर एक फंडिंग के स्टेजेस होते हैं। तो सबसे बिग स्टेज जो होता है, वो लास्ट स्टेज होता है, जिसमें आप 100 मिलियन अबव की फंडिंग करा रहे हैं, 75 मिलियन एंड अबव की फंडिंग आप करा रहे हैं। तो इस तरीके से वो कैटेगराइज्ड होता है। ओके। लेकिन जो फर्स्ट होता है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स से होता है। सेकंड आपका एंजल इन्वेस्टर्स से होता है। थर्ड फिर आपका VCs, माइक्रो VCs से होता है। इस तरीके से फिर आप PEs पे जाते हो, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से। तो इस तरीके से उसके लेवल्स होते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग होती है। हमारा जो टिकट साइज़ है, वो 1 मिलियन टू 100 मिलियन है। ओके, ग्रेट। और हम कोशिश करते हैं कि हम एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम 1 मिलियन टू 100 मिलियन नहीं करें,
बिकॉज जितना काम हमको छोटी डील पे करना होता है उतना ही हमको बड़ी डील पे करना है. Okay. तो इसीलिए हमने ये एक फिगर रखा हुआ है, बॉल पार्क फिगर. ओके, सो व्हाट इज द एवरेज साइज? जैसे कि आपने 450 कंपनीज के बारे में बताया, हाँ. तो एवरेज आपके हिसाब से क्या साइज रहता है फंडिंग का? जितना फंडिंग आप अभी तक करा चुकी हैं जिन स्टार्टअप्स को, हाँ. जिन कंपनीज को आप असिस्ट कर चुके हैं, एवरेज टिकट साइज क्या रहा वंदना जी उसका? फ्रॉम 50 lakhs टू आई थिंक 10 million तक रहा है. ओके. इतना हम बहुत एक्यूरेटली कराते हैं. उसके अबव भी हमने कराया है, 25 million तक हमने कराया हुआ है, लेकिन एवरेज यही होता है 50 lakh ऑनवर्ड्स. आप 10 million तक हमने काफ़ी सारी डील्स कराई हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स. ओके, जैसे कि हम स्टार्टअप्स और फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, वंदना जी इस वर्ल्ड को हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि जो स्टार्टअप का सिनेरियो 10 साल पहले था, एक दशक पहले था, और आज जो स्टार्टअप्स का सिनेरियो है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उसमें काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी ट्रांजिशन आया है. तो आपको अपना एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे कि जब 10 साल पहले जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते थे और आज 10 साल बाद आप जब जाते हैं, क्या चेंज आपको लगता है कि स्टार्टअप की दुनिया में आया है? देखिए, पहले तो स्टार्टअप किसी को वर्ड ही नहीं पता होता था. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो भी बहुत सारे कम लोगों को पता रहता था कि ये वर्ड क्या है. और पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमको हर एक के ऑफिस जाना पड़ता था और इवन इन्वेस्टर्स के ऑफिस जाना पड़ता था. तो हार्डली अराउंड 400 कुछ कंपनीज होंगी जिनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता था. अब जब कोविड आया तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स छूट गए, तो लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप करना शुरू कर दिया. फिर शार्क टैंक आया. शार्क टैंक ने ये बज़ क्रिएट करा कि वी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स. तो उसकी वजह से लोगों को समझ में आया कि ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं. फिर जब कोविड के टाइम ऑनलाइन पिचिंग होती थी, सब कुछ ऑनलाइन क्लोज हो जाता था. तो आप वन चेयर पे बैठ के आप सब कुछ क्लोज कर सकते थे. आपने 10 मीटिंग्स एक दिन में कर लेते थे जो आप दिन में सिर्फ 2 ही कर पाते थे. बिल्कुल राइट. तो आई थिंक वो जो इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ उससे सबको पता लगा कि ये भी एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है. वीसी टर्म भी बहुत लोगों को पता नहीं था. धीरे धीरे अब तो इतना बज़ हो गया है कि एवरी सेकेंड पर्सन वांट्स टू हैव अ स्टार्टअप. तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा चेंज आया है. हमने बहुत सारे यूनिकॉर्न्स क्रिएट करे हैं. ऑलमोस्ट अबव हमारे पास 2 to 3 लाख स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग चाहिए. बहुत सारे अभी ग्रोथ स्टेज पे हैं. और पहले क्या होता था, सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को मिलता था जो एक्यूरेटली सिर्फ टेक कर रहे होते थे. और जिसमें टेक नहीं होता था उनको नहीं मिलता था. अब हर तरीके की फंडिंग हो रही है. कंज्यूमर D2C कंज्यूमर ब्रांड्स में हो रही है, हेल्थ में हो रही है. अब आप देखेंगे कि हेल्थ में कितने इम्प्रोवाइजेशन हुई है. जैसे AI आ गया है. डायग्नोसिस अलग तरीके से होते हैं. AI से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. तो आई थिंक चेंजेस इवॉल्व सब होते गए. एंड बाय इन्वेस्टर्स ने भी अपने आप को इवॉल्व करा हर चीज़ में. तो पहले सिर्फ IITs IIMs वालों को फंडिंग मिलती थी, अब सबको मिलती है. ओके. सो ये जो फंडिंग की दुनिया है ये बहुत टेढ़ी भी है, थोड़ी खूबसूरत भी है. तो जो आप इन्वेस्टर्स की बात आप कर रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स सिर्फ बोल्ड आइडिया के बेसिस पे फंडिंग दे देते हैं या उनको कुछ और भी चाहिए? मतलब बोल्ड पिचेस और पिच डेक अगर अच्छा हो या आइडिया बोल्ड हो, तो क्या इसके बेसिस पे स्टार्टअप को फंड किया जा सकता है? देखिए कि आपका पिच डेक पहले देखते हैं ये होता क्या है. पिच डेक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप प्रेजेंट करते हैं टू इन्वेस्टर्स, जिससे आपको फंडिंग मिलती है, जिसमें आपके बहुत सारे डिटेल्स होते हैं. आपकी टीम कौन है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपका आस्क क्या है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, आप उस फंड को कैसे यूटिलाइज करोगे, ये सब कुछ होता है. अब अगर हम उसमें से फाउंडर को और इन्वेस्टर को बहुत क्लैरिटी मिलती है, तो यू आर एक्चुअली सेलिंग योर सेल्फ टू द इन्वेस्टर बाय दैट डॉक्यूमेंट. ओके. तो इफ़ यू डोंट हैव दैट डॉक्यूमेंट देन हाउ विल यू पिच टू इन्वेस्टर्स. दैट इज़ वन थिंग. व्हाट इन्वेस्टर्स जो देखते हैं वो देखते हैं कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, आपका रेवेन्यू क्या है एंड फाउंडर्स बैकग्राउंड क्या है बिफोर दे वांट टू इवन इन्वेस्ट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप आइडिया स्टेज पे हो, आपको सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए पैसे चाहिए, आपको
यू नो सब कुछ के लिए पैसे चाहिए और आप लिटरली बर्न करना चाहते हो इन्वेस्टर्स मनी, तो इन सब के लिए आपको मनी नहीं मिलेगा। ओके। तो बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं वो कहते हैं वेबसाइट भी इन्वेस्टर बनाए, उसके भी पैसे वो चाहते हैं, ऐप भी वो बनाए, तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। लेकिन आपने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपसे डिस्कस करी थी प्रोंटो के बारे में, वुमेन फाउंडर है, उनको $11 बिलियन फंडिंग मिला है। उन्होंने बहुत लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व करा है कि 10 मिनट्स में आपके डोर पे कोई मेड आ जाएगी या कोई सफाई पर्सन आ जाएगा, जो भी आपको कराना है उससे करा सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि आप अपने स्वीट टाइम पे उनको बुला सकते हो। नेचुरली जो आपके घर में मेड्स आती हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, तो दे डोंट वांट टू वर्क आफ्टर 4 o'clock। अब 4 o'clock के बाद आपके पास कोई काम आ गया तो यू कैन ऑलवेज कॉल देम, या आपका स्केड्यूल बहुत हैपहैज़र्ड है। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपने क्या सॉल्व करा इस तरीके से। जैसे आप देखिए ब्लिंकिट ने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करा है। एग्जैक्टली। हम हर चीज़ के लिए 2014 में हम सुपरमार्केट जाते थे एक लिस्ट बना के कि हमें ये 10 थिंग्स चाहिए, एंड देन वी वुड गेट इरिटेटेड, अरे ये तो भूल गए। राइट। 1000 चीज़ें होती थी जो भूल जाते थे हम। अब ब्लिंकिट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल हु हैव टू बाय थिंग्स एंड दे वांट एवरीथिंग फास्ट बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जोमेटो ने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी ये तो है। हम सारी वुमेन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम हमारे लिए जैसे सॉल्व की गई हाँ, हो। मतलब आप देखेंगे मील्स के लिए भी है। अब देखेंगे जोमेटो है, किसी को खाना बनाना नहीं आ रहा या किसी के पास टाइम नहीं है, तो जोमेटो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हेल्दी अनहेल्दी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। यूपीआई आप देख लीजिए, यूपीआई से भी हमारे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, दैट वी कैन एक्चुअली रोम कैशलेस। तो कोई हमको रॉब भी करेगा तो दे विल नॉट फाइंड एनीथिंग बिकॉज वी आर कैशलेस, यू नो। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव कि हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब सिमिलरली जैसे हेल्थ में है, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जैसे डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। हमने किस तरीके से मेंटल हेल्थ को डायग्नोज करा है यूजिंग एआई, वो भी बहुत सारे हेल्थ के हैं। तो वी आर सॉल्विंग लार्जर प्रॉब्लम्स। तो बट डोंट यू थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म बिजनेस? तो आपको ऐसे कौन से 3 बड़े सेगमेंट आने वाले टाइम में नजर आते हैं जो आपको लगता है कि यूनिकॉर्न बन सकते हैं? देखिए, एक तो देखिए क्लाइमेट टेक, D2C, हेल्थ टेक, एग्री टेक। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, सेक्टर्स हैं। एआई है, रोबोटिक्स है, और IoT, एनीथिंग इन टेक्नोलॉजी आप देखेंगे वो जल्दी उसको फंडिंग भी मिलती है, एंड ये सेक्टर्स सारे बूमिंग हैं। आप कोई भी एआई कंपनी ले आएंगे ना, पहले इन्वेस्टर्स उसको देखना चाहेंगे, उसकी 10-15 मीटिंग्स हो जाएंगे इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि वो एआई नाम जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एआई की, बट अगेन दीज आर टेक सेक्टर्स, हम टेक सेक्टर की बात करें, जी। कोई ऐसा नॉन टेक सेक्टर आपको लगता है कि जो एक बड़ा आइडिया बन सकता है या बड़ा यूनिकॉर्न बन सकता है, ऐसा कोई बताना चाहेंगे सेक्टर हाँ, आप? बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जो टेक नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में भी आप विदाउट टेक भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में टेक होगा तभी वो स्केल अप होगी। हेल्थ में भी जैसे आप देखेंगे आयुर्वेदिक थिंग्स हैं, इतना ग्रोथ हुआ है आयुर्वेदा में कि अगर आप उसको उसमें कोई टेक भी नहीं डालेंगे, बट स्टिल दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ ग्रोइंग, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स हेल्थ। क्लाइमेट में देखेंगे आप कि सस्टेनेबल में Right. कितनी ग्रोथ है। तो आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स जो सस्टेनेबल तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हर एक जना आप सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है। EVs आप देख लीजिए, EV के कितना डिमांड है Right. बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। Right. एंड हमारे पास एक बहुत अच्छी EV कंपनी आई थी, वो चली गई वो बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत एक उसने चेंज क्रिएट करा था।
एंड वो चेंज थोड़े टाइम के लिए था, बट आई होप कि वैसी और कंपनीज क्रिएट हों जिससे कि बहुत लोगों का फ़ायदा हो। मैंने देखा है कि बहुत लोग ईवी स्कूटीज़ भी यूज़ करते हैं ओके। to get to their work, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो लाइक बहुत सारे जो जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो ही यूज़ करते हैं। एंड अब बहुत लोगों ने कार्स भी ईवी की खरीदनी शुरू कर दी है, तो जैसे एयर पोल्यूशन हुआ, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट, आपको पेट्रोल नहीं भराना, आप बस चार्ज कर लो। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द यस, थिंग। दीज आर बेसिकली मतलब ये लार्जर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर हाँ रहा है, हाँ, राइट। बहुत ही लार्जर लेवल पे। स्टार्टअप्स का मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा स्टार्टअप जो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जी, है। दैट जी। इज द आई थिंक रियल डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप नाउ। हाँ, कि वो सॉल्व क्या किया और फिर उन्होंने ग्रोथ करी कि नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो जैसे मदर सीए है, फादर टीचर है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो मनी यूटिलाइज करके वो बर्न करना चाहते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। पहले आप अपने आप को ग्रिल एंड टोस्ट करो जॉब में 2-3 years, पुट योर ओन मनी इनटू योर स्टार्टअप, then you will Then you feel the understand, pain also. yeah, then you'll understand what is entrepreneurship. अब बहुत सारा फैशन बज क्रिएट हो गया है कि चलो जॉब नहीं कर सकते, चलो अब ये कर लो वो कर लो। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका सीरियसली जैसे कोविड टाइप कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें ले ऑफ्स हो रहे हैं, एंड देन यू नीड टू यूटिलाइज योर स्किल्स, then I think you should move to entrepreneurship, and I think skill development is very important, एग्जैक्टली। which we are not focusing on. आप देखेंगे कि स्किल्स आप किसी भी घर में चले जाइए, वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर रिकॉग्नाइज आवर स्किल्स। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, स्टूडेंट्स आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर रिकॉग्नाइज स्किल्स। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, नोबडी विल कम अप टू यू एंड से हे यू नो यू हैव दिस स्किल, व्हाई डोंट यू डू समथिंग विद दिस। तो अगर हमने एक दूसरे की हेल्प कर दी टू रिकॉग्नाइज स्किल्स, तो आई थिंक वी विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू become entrepreneurs, to become self reliant, and बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर लेंगे जो हम कभी कभी हमें पता ही नहीं होता हमारी स्किल क्या है, until somebody comes and say। जैसे मैं एक बार गई थी मेरे बेटे के स्कूल में, तो वहाँ पे एक टीचर ने कहा आपको पता है आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, तो यू डू समथिंग विथ योर वॉइस। तो मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर जब मैंने शुरू में बहुत सारे ऑडियो पॉडकास्ट करे थे, तब वीडियो पॉडकास्ट नहीं होते थे, तो मुझे लगा कि हाँ आई एम यूटिलाइजिंग माई वॉइस टू रीच टू दी ऑडियंस। जैसे मैं काफ़ी सारे ऑडियो पॉडकास्ट से लोग, तब ऑडियो से रिलेट होता था। Exactly, right. आपको पता होगा एक क्लब हाउस करके एक प्लेटफॉर्म था कोविड के टाइम, जहाँ पे सब लोग जाके आपस में बात करते थे, और वहाँ पे वो होती थी जैसे इवेंट्स होते थे, तो तब ऑडियो ही चलता था वहाँ पे, वीडियो नहीं था। फिर वो ऑफकोर्स कोविड के बाद वो ऐप बंद हो गया, लेकिन पहले हमने सब ऑडियो से ही रीच आउट करना शुरू किया, बाद में वीडियो आया। एंड कोविड के टाइम ही मुझे किसी ने अप्रोच करा था फॉर अ वीडियो टॉक। ओके। तब से फिर उसके बाद फिर वीडियो टॉक्स हो गए, फिर कोविड ख़त्म हो गया, फिर ऑफलाइन टॉक्स हो गए, एंड आजकल पॉडकास्ट बज़ है। इसलिए हम इजीली लोगों बट को, इन पॉडकास्ट के थ्रू हम आपके जैसे लोगों की कहानी पहुंचा पाते हैं अपने हाँ ऑडियंस जी, ये बड़ी अच्छी बात बहुत लगती है ही podcast एक के बारे चेंज में। आया है। राइट। तो इट इज़ वेरी नाइस कि पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ हमारी लाइफ में आई है। पहले तो किसी को पता ही नहीं होता था कि पॉडकास्ट है क्या। वंदन जी, जैसे आपने कहा ना कि हमें एक वो स्किल रियलाइज करनी पड़ती है अपना ट्रू पोटेंशियल जानने जी, के जी। लिए, और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं, जब हम जी, जी। स्टार्टअप की तरफ बढ़ते हैं, एक वो स्किल जो हमें पता चल जाए कि वी आर गुड एट इट, और उसी में हम अपना बिजनेस बना सकते हैं, उसी में हम अपना नाम बढ़ा सकते हैं। आप ये बताएं कि आपने कब रियलाइज़ किया, कैसे रियलाइज़ किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिफरेंट है। 12 साल पहले जब आपने रियलाइज़ किया कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, मुझे नाम बनाना है, आपने देश भी बदला, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे अपना नाम इस सेगमेंट में बनाना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। आपको कब रियलाइज़ हुआ अपना ट्रू पोटेंशियल कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड से थे, तो आपने ये फील्ड कैसे चुनी? तो मैंने शुरू से ही मैं जब स्कूल में थी, मैं बहुत सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स की रीडिंग करती थी, एंड मुझे बिजनेस वूमन ही बनना था।
ओके। तो मैंने इन्वेस्टर साइड का रोल कर लिया था। यहाँ आके मैंने बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी थी कोविड पीरियड तक। फिर उसके बाद मैंने सोचा मेरे लिए शायद एडवाइज़री वर्क करेगा, बिकॉज़ आपको अपना मनी पार्क करना पड़ता है फॉर योर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड ऑल। तो इसी तरीके से मैंने यही वर्क शुरू करा फाइनेंस का, जिसका मुझे नॉलेज था। शुरू में मैंने एक हेयर एक्सटेंशंस की कंपनी करी थी, लेकिन मुझे लगा कि आई एम नॉट डूइंग इट प्रॉपरली एंड आई एम ओनली मेंट फॉर फाइनेंस। ओके। इसीलिए मैंने फिर फाइनेंस में ही सब कुछ करा। एंड मुझे लगा कि यही इसी से जो मैंने इतने साल करा है मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करूं। एंड मैंने फिर वही स्टार्ट करा। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से हो गया, बहुत समय लगा। एंड जब मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला था टॉप 10 विमेन लीडर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट, तब मुझे लगा कि अरे मैं तो सब कर सकती हूँ। मुझे फिर अपने में विश्वास आया कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। एंड फिर जब बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए और एक जैसे कहते हैं आप एक पीस ऑफ माइंड के स्टेट पे होते हो, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग वन डे, तो मुझे लगा कि मतलब वाई डिडंट आई रिकॉग्नाइज माई ओन टैलेंट्स। मैं क्या कर रही थी, लाइक यू तो नो। यानी कि पहले अवार्ड के बाद आपको लगा कि आप में टैलेंट है? हाँ, मुझे लगा कि अरे मेरे को तो यही अवार्ड मिल गया जिसके लिए लोगों ने मुझे टोका हुआ था पहले कि यू कैन नॉट मैनेज मनी और शी कैन नॉट मैनेज मनी। बट मुझे लगा कि मुझे तो पहला अवार्ड ही ये मिला है, मतलब आई एम क्वाइट केपेबल। क्योंकि यू नो बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनको वेल्थ मैनेजमेंट में अवार्ड मिला होता है। फिर जब मुझे डॉक्टर किरण बेदी ने अवार्ड दिया तो पहले तो मैं उनको देखते ही रह गई कि मुझे इन्होंने अवार्ड दिया है, क्योंकि उसमें 5-6 मेल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे और मुझे लगा मुझे क्यों देंगे मतलब मैंने ऐसा क्या कर लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ सही करा है लाइफ में, इसीलिए मुझे मिला। तो मैं थोड़ी सी उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शॉक स्टेट में थी। और जैसे ना जब हमें पता होता है कि आज हमें अवार्ड मिलने वाला है तो हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं। मैं बिल्कुल तैयार होके नहीं गई। तो आप मेरा वो फ़ोटो देखेंगे ना, मैं बिल्कुल ऐसे अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। नहीं तो मैं और थोड़ा खूबसूरत बन के तो मुझे लगा कि यू नो आई विश मुझे थोड़ा सा पहले अच्छे से पता होता तो मैं और थोड़ा ये था। तो वो भी एक शौक था। उस टाइम पे मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने लिंक्डइन पे लिखा, आजा मैं बाहर तुझे दिखाता हूँ, तुझे कैसे मिल गया। इस अच्छा। तरीके से उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी। तो मुझे लगा कि मैंने नहीं कहा था किसी को मुझे अवार्ड देने के लिए, वो तो खुद ही मुझे मिल गया था। तो इसीलिए धीरे धीरे फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती गई। फिर लोग अप्रोच करते थे। फिर जैसे जैसे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे वैसे वैसे मेरी कोई अचीवमेंट आगे आ जाती थी। तो कभी कभी मुझे लगता था ये क्या हो रहा है। लाइक जब आपको कोई अंडर एस्टिमेट करता है तो आप थोड़ा सा आपका सेल्फ डाउट आ जाता है कि यू नो आर यू रियली डूइंग समथिंग राइट, या आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एंड उसके बाद जब आपको कोई अचीवमेंट आ जाता है तो आपको लगता है नहीं, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग राइट। तो हमने विश्वास क्यों नहीं करा खुद पे। यही विश्वास अगर हम पहले कर लेते तो शायद मैंने थोड़ा सा यंग एज में कर लिया होता, इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन देर इज़ नो रिग्रेशन कि बिकॉज दे से ना कि किसी चीज़ की कोई एज नहीं होती है। इट जस्ट व्हेन इट हैज़ टू हैपन इट हैज़ टू हैपन। एंड मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसे ग्लोबल रिकग्निशन होगा या मुझे लोग पहचानेंगे। क्योंकि मैं कहीं दिखती भी नहीं थी। अब मैं हर जगह दिखती हूँ। तो मुझे मतलब लगा था कि मुझे कैसे ये हो गया, मतलब ऐसे लगा था थोड़ा सा शौक कि मैंने कैसे कर लिया। तो आई थिंक कि जब हम सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अलाइन हो जाता है, बिकॉज गॉड आपका यू नो टेक्स चार्ज ऑफ एवरीथिंग। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई, फिर दूसरी, इस तरीके से सब अलाइंड हो गए। एंड डॉट्स कनेक्ट होते होते फिर आज मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज ही नहीं हुआ हाँ। हुआ
और जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आप एक के बाद एक अचीवमेंट करते गए, एक के बाद एक अवार्ड्स आपके पास आते गए। जी जी। और जैसे कि आपने कहा कि पहला अवार्ड आपको वेल्थ मैनेजमेंट का मिला, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। वंदना जी, नो वंडर कि आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग क्यों है। और इस पॉडकास्ट के लिए मैं इतनी उत्सुक क्यों थी, अब मुझे पता चल रहा है जैसे जैसे हमारा पॉडकास्ट आगे प्रोग्रेस कर रहा है। पहले तो आपने सिंगल वुमेन होने के साथ साथ आपने अपने 2 बच्चे मैनेज किए, फिर आपने कॉन्वेंटो को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जी और उसके बाद एक पब्लिक फेस बने आप। 350 से ज़्यादा टॉक आपने किए। आई मीन बहुत ही सराहनीय है ये। और जिस तरह के आप आगे भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी टेडेक्स में जाना है या कॉलेजेस में आप यंग बच्चों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे जी हैं। वंदना जी, आपकी जर्नी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। और इन्हीं पॉडकास्ट के थ्रू शक्ति की समृद्धि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम वुमेन की वो शक्ति को आगे लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी शक्ति पता ही नहीं होती। नहीं। हाँ जी। असली समृद्धि हमारी जब होती है जब एक औरत को अपनी शक्ति का एहसास होता है। जी और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आगे चलते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जब आपने कहा कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए, जब पहला अवार्ड आपको मिला तो आपने, किसी ने आपको कहा कि कैसे मिल गया, मतलब एक मेल ईगो आ जाती है हाँ आगे, जी, हाँ जी। और उन्होंने आपको कहा कि मैं अब तुझे बताता हूँ कि मुझे कैसे अवार्ड मिला। हाँ जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन वुमेन के लिए जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, शायद अपना करियर लूज़ कर चुकी हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए? जी आप किस तरह की प्रेरणा भरा मैसेज उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि वो भी आपके जैसे एक लीडर बन सकते हैं? आज की जो वंदना तौलानी है और जो 12 साल पहले थी, जब वो बात भी नहीं कर सकती थी, इन्वेस्टर से मीटिंग भी नहीं कर सकती थी, जी। उन्होंने नया कॉन्सेप्ट बनाया, ना ही सिर्फ बनाया बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाया। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन औरतों को, उन वुमेन को, कि जो लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहती हैं या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में पहला कदम रखना चाहती हैं? देखिए, पहले तो एक सेइंग है जिससे मैं लिव बाय करती हूँ कि एनीबडी हु इज़ क्रिटिसाइजिंग यू इज़ ओनली डूइंग सो बिकॉज दे आर डूइंग लेस दैन यू। तो हमारी जो विमेन होती हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जाता है हर चीज़ में, और उनको बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग्स करी जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक इनर वॉइस है जो आपको कह रही है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप उसकी सुन के आगे बढ़ो एंड डोंट फॉल फॉर द क्रिटिसिज्म, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। और सेकेंड थिंग इज़ डोंट लुक फॉर वैलिडेशंस। अगर हम हर चीज़ पे हम वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं कि ये यहाँ का अप्रूवल मिल जाए, वहाँ से अप्रूवल मिल जाए, यहाँ से कुछ वैलिडेशन आ जाए, वहाँ से आ जाए, आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। आप जस्ट फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन योर सेल्फ एंड देन द वर्क विल स्पीक फॉर यू। तो you know, this is one thing that I want to tell all the women, and कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आप पहले ये नोटिस करो एक पेपर पे लिख के कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मुझे आता क्या है। हर कोई कुकिंग में स्किलफुल नहीं होता, हर कोई चॉकलेट मेकिंग में स्किलफुल नहीं होता, बट सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं। किसी के कंटेंट में स्किल्स होते हैं, किसी के स्पीकिंग में होते हैं। तो पहले आप ये रिकॉग्नाइज़ करो कि मेरी स्किल्स क्या हैं और कौन सी स्किल्स हैं जिसको मैं यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ सकती हूँ। फिर आप उसी स्किल को आगे बढ़ो, बिकॉज हमें लगता है हमारे पास ये स्किल भी है, वो स्किल भी है, बट कभी कभी हमारे पास सारे स्किल्स नहीं होते हैं। तो और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई या आपको लग रहा है कि मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, तो स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स। बहुत सारे स्किल्स आप कर सकते हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट लोग, एक वो भी एक स्किल है, कंटेंट राइटिंग स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, वॉइस पे कुछ करना वो एक स्किल है। इससे बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स हैं। आपका हैंड्स चॉकलेट मेकिंग में है, आप वो स्किल यूज़ करो, परफ्यूम मेकिंग करनी है वो करो। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आजकल एक नया स्किल भी है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या सोशल मीडिया जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, वो आप कर सकते हो। तो बहुत अलग अलग थिंग्स आप कर सकते हो। तो जब आपको पता लग जाएगा कि मेरी स्किल ये है एंड दिस इज़ अलाइंड विथ मी, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट पार्ट।
तो अपनी स्किल को पहचानना सफलता का पहला कदम है, ऐसा वंदना जी ने जी बताया। जी वंदना जी ने साथ में बहुत सारी ऐसी स्किल्स बताई जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार ये स्किल हमारे अंदर होती है और ये छोटी स्किल लगती है, बट ये लेकिन बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकती है। जी जी वंदना जी, जब हम बिजनेस मॉडल और स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स की सिनेरियो के बारे में, स्टार्टअप्स के आंकड़े, इंडिया वर्सेस ग्लोब, थोड़ा सा स्टार्टअप्स की दुनिया के बारे में हमें थोड़ा सा और बताएं कि किस तरह की ग्रोथ है, कितने स्टार्टअप्स हैं, कितनी फंडिंग इसमें चल रही है, कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। थोड़ा सा स्टार्टअप्स के नंबर पे अगर आप हमें दृष्टि डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडिया में ओवर 100 यूनिकॉर्न्स हैं ओके। और मनी जो होता है दैट बिहेव्स डिफरेंटली इन एवरी प्लेस। Okay. दुबई में मनी अलग तरीके से बिहेव हो रहा होता है, इंडिया में अलग, सिंगापुर में अलग। तो आई थिंक सब जगह जो कल्चर और मनी का बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। दुबई में 5 मिलियन से लोग बात करते हैं स्टार्ट करना, Okay. इंडिया में 1 मिलियन से हम स्टार्ट करते हैं। सिंगापुर में बहुत सारे ईज़ हैं फॉर जिनको क्रिप्टो खोलना है, ब्लॉकचेन खोलना है, इंडिया में उसके लिए लॉज हैं। ओके। और बहुत बारी हम क्रिप्टो वाली डील्स नहीं करते हैं बिकॉज इंडिया में वो ऐसे लॉज हैं कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये थोड़ा सा बैरियर होता है। लेकिन यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा इंडिया में ही क्रिएट हुए हैं बिकॉज इंडिया में क्रिएटिविटी और टैलेंट का कोई भी मतलब बहुत जगह क्रिएटिविटी और टैलेंट है, वहाँ पे कोई रोक नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अपने आप को पिच कैसे करना है, अपने आप को इन्वेस्टर के आगे आप कैसे दिखाते हो, अपने आप को आप कैसे ग्रो करते हो, कैसे स्केल करते हो, दैट इज़ व्हाट समथिंग वी नीड टू रीच आउट टू मैनी पीपल कि आप इस तरीके से कर सकते हो। बिकॉज कितने फाउंडर्स आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं पिच टेक होता क्या Exactly. है, सेल्स टेक क्या होता है, बिजनेस प्लान क्या होता है, एंड व्हाई इज इट अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कि हमें वो क्यों बनाना है और उसका स्टैंडर्ड हमें क्या रखना है। जैसे बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, वो कहते हैं हमें तो आता है खुद से पिच टेक बनाना, बट वो उन्होंने उस तरीके से नहीं बनाया होता जिस तरीके से इन्वेस्टर उसको व्यू करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारा थिंग्स उसमें मिसिंग होता है कि आपको फ़ंड क्यों यूज़ करना है, आपकी टीम कौन है, आपकी टीम जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं कि नहीं। जैसे आपका दूसरा फाउंडर मार्केटिंग में एक्सपर्टीज़ होगा, किसी का फाइनेंस में, किसी का ऑपरेशन में, तो ऐसे करके किसी का टेक में। तो इसी तरीके से आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाली टीम होनी चाहिए। आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स दैट रियली मैटर। जब हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताएं हमें, हाउ मेनी स्टार्टअप्स है वुमेन लेड, या कितनी फंडिंग इसमें देखने को हमें मिलती है, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो। पहले तो सिर्फ 2% था, Okay. अब 7.5 है, which is growing, which is growing, which is a positive sign. But अभी भी women have taken a back seat because कहीं ना कहीं they feel कि अगर शादी हो गई तो they cannot आगे नहीं बढ़ सकते, या उनको लगता है कि हाँ हम तो बस यही कर सकते हैं, एंड दे ऑलवेज सीक फॉर सम सपोर्ट सिस्टम। तो जैसे बहुत सारी विमेन फाउंडर्स को फंडिंग भी नहीं मिलती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन डिसीशंस एंड देयर आर मैनी थिंग्स दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ। तो जब आप खुद से एक डिसीजन बनाने की शक्ति रखेंगे जिसमें आपके फेलियर्स भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके फेलियर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर आपको यू हैव टू राइज अप अगेन। एंड हमारे इसमें क्या होता है कि हमें वी डोंट हैव टू प्ले विक्टिम, यू हैव टू डील विद द सिचुएशन ग्रेसफुली, यू नो वॉक एंड जस्ट यू नो फिनिश ऑफ। तो अगर आप देखेंगे कि जब 2 मेल्स इंटरेक्ट करते हैं वो फटाफट अपना डील क्लोज करके दे फिनिश इट ऑफ। अब हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की थोड़ी आदत ज़्यादा होती है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू कट थिंग्स शॉर्ट, वी हैव टू बिहेव लाइक we are in corporate, we have to behave like we are in business because that's what works best for us. And हर बारी हमें support की ज़रूरत नहीं होती, without support also we can do a lot of things. तो अभी भी 7.5 इसीलिए ही है because funding बहुत लोगों को नहीं मिलती, बहुत सारे गैप्स हैं, किसी के पास नेटवर्क नहीं है, किसी को सही तरीके की मेंटरशिप नहीं मिली हुई, किसी के पास वो स्किल्स और रिसोर्सेज नहीं है टू मूव अहेड, या किसी के पास नेटवर्क ही नहीं है। तो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क।
आप कितने लोग हैं लिंक्डइन पे जो रोज़ एक पोस्ट डालेंगे कि आज हमारा ये टेक अवे था, हमने ये सीखा विथ योर पिक्चर। जैसे जैसे आप महिलाएं एक पोस्ट डालती जाएंगी रोज़ विथ योर पिक्चर, तो वैसे वैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक यू नो एट नाइट अगर हम नेटफ्लिक्स वगैरह ना देख के अगर हम एक पोस्ट करें लिंक्डइन पे, आई थिंक दैट विल हेल्प अस ग्रो मोर विथ आवर पिक्चर कि हमारा आज का टेक अवे क्या था, हम क्या करना चाहते हैं, हमने क्या सीखा, एंड इट कुड बी एनीथिंग। तो यू थिंक जैसे कि आपने कहा कि 2% से 7.5% पे हम स्टार्टअप्स पे पहुंच चुके हैं जो वुमेन लेड है। हाँ जी। यू थिंक कि वुमेन स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम होती है? हाँ होती है। आप देखेंगे कि कितनी वेमेन है जिनको इजीली लोन मिलता है, नहीं मिलता है। आप कोई अगर ऐसा रीजन क्या है? मतलब उनको लगता है कि वुमेन है तो बीच में ड्रॉप हो जाएगा स्टार्टअप, या उस स्टार्टअप में एग्रेशन नहीं होगी? क्या रीजन है कि वुमेन स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में मुश्किल होती है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। बैंक लोन है, एक अगर वुमन बैंक लोन लेने जाती है, पहले पूछेंगे कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है, पहले पूछेंगे कि आपके हस्बैंड की आइडेंटिटी दीजिए, पहले पूछेंगे कि आपके साथ कौन पार्टनर कर रहा है लोन में। इस तरीके से क्वेश्चन, आपका फादर कौन है, उसको ऐसे ही फंड लोन नहीं मिल जाएगा। ओके, तो उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पे नहीं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि उनकी बैकग्राउंड मतलब वो स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन मेल, वो देखा मेल्स, जाता है। हाँ वो देखा जाता है, एंड वो डिसीजन खुद का तो नहीं ले औरत रही की है। पहचान औरत के सरनेम से होती है, मतलब आज जी भी ये सच है? जी जी, ये अभी तक सच है। क्या आप बच्चे की एडमिशन बिना किसी सरनेम के करा पाएंगे? क्या आप ये लिख सकेंगे कि नहीं बस मेरा नाम यही है और कोई सरनेम नहीं है? आपको आपके बच्चे को एडमिशन ही नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप हर जगह जाएंगे, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे, आप देखिए पैन कार्ड पे, सब जगह दैट इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड थिंग। बैंक तो आपको लोन ही नहीं देगी क्योंकि वेयर इज़ योर हस्बैंड। तो आपने वंदना जी थोड़ा निजी सवाल है, हाँ। लेकिन आपको क्या इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब आपने अपने छोटे बच्चे मैनेज किए? मुझे एक बारी लोन चाहिए था बैंक से, तब मुझे बहुत परेशानी आई थी और मुझे लोन मिल नहीं रहा था। स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन चाहिए था मुझे बैंक से, लेकिन मुझे लोन नहीं मिल रहा था, तो मुझे काफ़ी परेशानी आई। ओके। तो मिडिल नेम हमेशा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें बहुत परेशानियाँ इस तरीके की आती थी, जो मुझे लगता था कि ये तो बहुत हेल्पलेस सी सिचुएशन है। फिर एक पॉइंट आया कि मुझे ओडी के लिए अप्लाई करना था। तो जैसे आपको पता है बैंक्स को भी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं हमसे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ बार्टर करूँगी। ओह। तो मैं तब इन्वेस्ट करूँगी जब आप मुझे लोन दोगे एंड आप प्रूव करोगे कि आप सिंगल वुमेन को या आप विमेन को एज अ अलग एंटिटी नहीं देखते, यू लुक एट हर लाइक शी हैज़ अ बिजनेस। तब मुझे लोन मिला, तो मैंने इस तरीके से करा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ विमेन को बहुत डिफ़िकल्टी आती है। आप 90% विमेन होंगी जो बैंक में लोन अप्लाई करने जाएंगी, उनको नहीं मिलेगा, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर बिजनेस, दे कैन पे इट बैक वेरी इजीली, बट फिर भी उनको नहीं मिलेगा क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो नहीं होगा। आप आधार कार्ड बनाने जाएंगे, पहले आपसे पूछेंगे हस्बैंड नेम, फादर नेम क्या है, वो ज़रूर लगेगा आपके साथ। पैन कार्ड में भी आपका लगेगा, पासपोर्ट ऑफिस में भी जाएंगे तो दे विल रिक्वायर द मिडिल नेम। तो वंदना जी, इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, वैसे तो मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हाँ। पर ये स्टार्टअप्स की दुनिया, फंड रेजिंग की दुनिया, ये तो मुझे लगता है काफ़ी मेल डोमिनेटेड। जी जी। इसमें आपने अपनी जगह कैसे बनाई? अगर आप कुछ 2 लाइनों में इसको, मतलब हाँ। बहुत मुश्किल है मैं 2 लाइनों में मतलब कहना, बट आप कैसे आपने 2 लाइनों में ये अपनी इस दुनिया में पहचान बनाई? क्या अलग किया आपने? मैं जब इन्वेस्टर मीटिंग्स के लिए जाती थी तो 30 मेल्स होते थे एक रूम में और मैं एक अकेली फ़ीमेल होती थी, तो मुझे लगता था कि कभी कभी आई एम द ऑड वन आउट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेट मी लुक एट देम एज अ ह्यूमन एंड let me look at myself also as a human and just see if I'm able to do business. Wow. Let's just talk business. So when I broke that barrier कि this is a male, this is a female and I have to just do business, I think that is when I could work more easily and with confidence, and this is how I thought that I'm looking at a business. So more of like I'm looking at a human than
ये बहुत जेंडर। अच्छी बात आपने बोली। हाँ मतलब आपने जेंडर के बियॉन्ड जाकर के सोचा कि उस रूम में महिला या मतलब आदमी जी नहीं बैठा है, बल्कि एक ह्यूमन है, और आपने भी ह्यूमन के जैसे हाँ मतलब उनके साथ आपने मिंगल किया और आपने जी अपना बिजनेस स्टॉक किया। जी जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वंदना जी, आपने ये इतना अच्छा पॉइंट रेज किया। आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जहाँ वो इंफीरियर फील करते हाँ, हैं, है ना ये। इन्फीरियर आपको फील बिल्कुल भी नहीं करना है। वंदना जी, अगर आप हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है, कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर आपने देखी फाउंडर्स करते हैं स्टार्टअप में अपना कदम बढ़ाते हुए। अ, देखिए पहले तो फाउंडर्स के पास क्लैरिटी नहीं होती है। उनको बिज़नेस करना है, उनको बिज़नेस स्केल अप करना है, उनको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, वो अपनी ईगो से प्ले कर रहे होते हैं, तो जो वैल्यूएशन गेम होती है वो उस पे ज़्यादा प्ले ऑन कर रहे होते हैं कि वैल्यूएशन हाई कोट करना हर बारी, और मोर लेस लाइक इन अपने ईगो से प्ले करना, ये एक मिस्टेक होती है। बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स की मनी को लेके कार खरीदी है, कैंसर को ट्रीट करा है, अच्छा। और बेसिकली वो उसको मिसयूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स मनी को, तो इसीलिए ये एक मिस्टेक होती है। अपने आप को प्रेजेंट ठीक से नहीं करना, स्केल अप करके नहीं दिखाना, क्लैरिटी नहीं है आपको बिजनेस में, वैल्यूएशन आप हाई कोट कर रहे हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और आप उस पर टिके हुए हो। इसीलिए ये सारी मिस्टेक्स होती हैं जो फाउंडर्स करते हैं, जिनकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती हैं। और उनको करना है एंटरप्रेन्योरशिप, बट उनको स्केल अप सही तरीके से नहीं करना, उनको वेबसाइट नहीं बनानी, उनको अपने आप को ठीक से डिजिटली प्रेजेंट करना नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, या वो अपना मनी एक्सट्रीमली मार्केटिंग में बर्न कर रहे होते हैं, या बड़े बड़े ऑफिसेस लेके बैठे होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे एक हमारे पास पर्सन आए थे जिन्होंने 60 एम्प्लॉयज़ रख लिए थे, और जबकि वो बहुत छोटा सा बिजनेस था और महंगा सा ऑफिस ख़रीद लिया था। तो आई थिंक ये सब करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलें कि हम स्मॉल स्केल पे भी सब कुछ कर सकते हैं, वी रियली डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स कि हम 5 पहले मेंबर्स की टीम बनाएं फिर आगे स्केल अप करें। हम इतना एक्सपेंसिव ऑफिस ले ही क्यों रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे काम से हमें फ़र्क पड़ता है। और वैल्यूएशन पे, जैसे हमारे पास एक फाउंडर आए थे, उनके सीए ने 125 करोड़ की वैल्यूएशन करी हुई थी, और हम उनको बता रहे थे कि आपकी वैल्यूएशन 75 करोड़ की है। इतना डिफरेंस था, लेकिन उनके सीए ने उनको खुश करने के लिए वो वैल्यूएशन दी हुई थी, और हम उनको रियलिस्टिक बता रहे थे, लेकिन वो हमें डांटते ही जा रहे थे कि हमें ये नहीं चाहिए। तो ये जो यही हम बात करते हैं कि जो स्टार्टअप की दुनिया जी। चेंज हो रही है, क्योंकि वैल्यूएशन को लोगों ने आई थिंक मिसयूज करा कई हाँ। पॉइंट। तो आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्पेशली उन वुमेन फाउंडर्स को जो वैल्यूएशन गेम को बैलेंस कर पाए लॉन्ग टर्म विजन के साथ? ऐसा कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे वुमेन फाउंडर को? देखिए, पहले तो आप अपने आप को स्केल अप अच्छे से करिए, आप अपना रेवेन्यू ठीक से दिखाइए, अपने MISs को ठीक से दिखाइए कि आपने मंथ ऑन मंथ किस तरीके से सेल करी है। आप अपने जो MIS को टैम्पर ना करें, और वैल्यूएशन पे आप अपने आप को बॉक्स इन ना करें। आप इन्वेस्टर को कह सकते हो कि हमने ये वैल्यूएशन निकाला है, लेकिन वी आर नॉट बॉक्सिंग आवर सेल्व्स इनटू दिस। अगर उनके पास कोई ऑफ़र है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गेटिंग फंडिंग बाय द इन्वेस्टर, एंड यू कैन ऑलवेज निगोशिएट एंड ब्रिज द गैप। बहुत जगह ये होता है कि हम वैल्यूएशन पे अटक जाते हैं कि हमें तो यही वैल्यूएशन चाहिए, उस पर हमारा खेल ख़राब हो रहा होता है। तो यू कैन कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल कि देखिए हमने ये निकाला है, अब आपके क्या थॉट्स हैं, एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड रीवर्क ऑन इट। और आप अपनी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा मत दिखाइए, इट हैज़ टू गो विथ योर रेवेन्यू, कि आपका रेवेन्यू क्या है। आपका रेवेन्यू है सिर्फ 40 लाख, आप बोल रहे हो कि हमें 500 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, 1000 करोड़ की चाहिए। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी, वो अपनी वैल्यूएशन बता रहे थे 1100 करोड़, उनका टर्नओवर 350 करोड़ था। तो हमने उनको बोला कि आप किस बेसिस पे दिखा रहे हो ये वैल्यूएशन, आपको फंडिंग कैसे मिलेगी।
इन्वेस्टर को चाहिए कि लो वैल्यूएशन पे करें और फाउंडर को चाहिए कि मुझे हाई वैल्यूएशन मिले। तो जनरली व्हाट इज मतलब जनरली जो देखा गया है जी। सिनेरियो, किसी कंपनी के टर्नओवर से कितना उसको एक्स कर देना चाहिए कि वो उसकी वैल्यूएशन एक रीजनेबल वैल्यूएशन हमको समझ में आए, एक बॉल पार्क फिगर जिससे हम समझ लें हाँ इस कंपनी की वैल्यूएशन ये है। तो देखिए क्या जो वो फिगर हाँ, है? देखिए जो 10 to 15% इक्विटी डाइल्यूशन होता है वो स्टैंडर्ड होता है। वो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टर आपसे 25% मांग रहा है, 30% मांग रहा है, तो दैट स्टैंडर्ड रेट क्या है और आप क्या अफोर्डेबल उनको दे सकते हो और वो कितना मनी आपके कंपनी में पुट इन कर रहा है और आपका रेवेन्यू कितना है, आप स्केल अप कर रहे हो कि नहीं, कि आप स्टैग्नेंट हो, कि आप लॉस कर रहे हो, उस पर भी आप हाई वैल्यूएशन मांग रहे हो 2x 3x टाइम, तो वो आपको कैसे मिलेगा। इसीलिए हम पहले हमेशा फाउंडर्स को कहते हैं कि हमारे पास आइए, हमारे साथ बैठ के अपनी नंबर क्रंचिंग करिए और फाइनेंशियल मॉडल हमारे साथ बनाइए, हमारी टीम के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नहीं, पर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर एक फिगर ले लेते हैं 10 हाँ, करोड़। हाँ। मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है, तो हाँ। क्या उसकी वैल्यूएशन हमको अज्यूम कर लेनी चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ है, 50 करोड़ है या 100 करोड़ है? तो मान लीजिए 10 करोड़ को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं कि 5 से मल्टीप्लाई करूं, एक फेयर वैल्यूएशन हमारे समझने के लिए। हाँ। ऐसा कोई फिगर बताएं आप। तो जैसे 10% तो इक्विटी डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे आपको वैल्यूएशन मिलेगा। जैसे आपका 10 करोड़ है तो आपको 100 करोड़ तक की वैल्यूएशन मिल सकती है। ओके ओके। और क्या एक ऐसा रेड फ्लैग है विच मेक्स यू से कि नहीं, आई शुड वॉक अवे फ्रॉम दिस स्टार्टअप? बहुत सारा है। जैसे एक हमारे पास आए थे फाउंडर, उन्होंने कहा हमने दिल्ली का आर्किटेक्चर कराया, तो हमने कहा हम आपकी फंडिंग नहीं उठा सकते, तो उन्होंने कहा हम आपको 10 लाख रुपीज़ देंगे। हमने कहा नहीं, हमें नहीं करना। तो बहुत सारे में कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हम वो डील पिक नहीं करते, जिसमें हमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई कंप्लायंस इशू है एट द बैक एंड। ओके। और ये भी एक रेड फ्लैग है कि हम देखते हैं कि हाउ हम्बल इज़ द फाउंडर, कि क्या वो अपने ईगो से प्ले कर रहा है, कि वो रियलिस्टिक होके ग्राउंडेड होके वर्क कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डील्स हैं जो हमने रिजेक्ट करे हैं और बहुत सारे मेल फाउंडर्स को लगा है कि हमने रिजेक्ट क्यों करा है, लेकिन हम उनको बोल देते हैं कि दिस इज़ नॉट वर्केबल, पर वो फिर मैसेज करते रहते हैं कि वाई आर यू नॉट डूइंग दिस, हम आपको 10 लाख दे देंगे, 20 लाख अप फ्रंट फी दे देंगे। हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। वी वांट टू वर्क विद कंपनीज दैट आर रियलिस्टिक, जो अपना। आपने अपना ब्रेक इवन कब अचीव किया? मैंने ब्रेक इवन कोविड में अचीव किया, बिकॉज मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था और मैं एक चेयर पे बैठ के बैक टू बैक डील्स क्लोज करती थी। उस टाइम पे मैंने मैक्सिमम डील्स क्लोज करी हैं हैविंग माय किड्स अराउंड मी। तो आई थिंक 2020 में आया था कोविड, यस। 2020 में मेरे को ब्रेक थ्रू मिल गया था। ओके। हाँ। एंड आपने आपने नहीं सोचा कि आपकी कंपनी में भी अगर हम फंडिंग ले आए तो ये और बड़ा हो सकता है, या आप इसको बूटस्ट्रैप रखना चाहते हैं? बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र दिए हैं रिसेंटली अभी कि हम आपकी कंपनी में फ़ंडिंग कर देते हैं, बट अभी ऐसे कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। बट आई एम ओपन टू इट, अगर कोई फंडिंग करना चाहे और किस तरीके की फंडिंग। तो आपको लगता है ये मॉडल स्केलेबल है आपका? मेरा तो मॉडल बहुत स्केलेबल है। अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप ही करा है, 12 ईयर्स से मैंने कोई फंडिंग नहीं उठाई है और मैंने सब अपने उस पे करा है। और अगर मुझे फंडिंग मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी मतलब मैं तो स्केल अप ही कर रही हूँ। मतलब आई हैव हेल्प 450 कंपनीज़ और 1 मिलियन to 100 मिलियन तक मैंने फंडिंग ऑलमोस्ट करा ही ली है। तो आई थिंक वेदर फंडिंग मिले या ना मिले, इट इज़ इररिस्पेक्टिव, बट वी विल डेफिनेटली ग्रो। मतलब आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन फंडिंग। डेफिनेटली। चलिए, तो स्टार्टअप की दुनिया में कुछ चर्चा कर लेते हैं स्टार्टअप की दुनिया से जी। अपने पॉडकास्ट को एंड करते हुए। एक वर्ड में आप स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करेंगे? रेजिलियंस। जिसमें रेजिलियंस होगा वही स्टार्टअप आगे बढ़ेगी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टार्टअप को देखते हुए। आई थिंक 2030 2040 तक हम बहुत सारे और यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर लेंगे। अराउंड अभी तो हमारे सिर्फ 100 हैं, पर शायद हमारे 600-700 तक और यूनिकॉर्न्स हो जाएं। वेरी नाइस।
सक्सेस को एक वर्ड में डिफाइन करेंगी वंदना जी तो कैसे करेंगी? जैसे आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जी एक वुमेन लीडर हैं, इतने सारे अवार्ड से सम्मानित की गई जी हैं, सक्सेस को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे आप? पीस ऑफ माइंड से। सक्सेस आपका जब पीस ऑफ माइंड होता है तो आपको सक्सेस अपने आप आ जाता है। मनी को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? मनी इज़ फ्रीडम। पीस को कैसे डिफाइन करेंगे? पीस इज़ पीस की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट पीस इज़ समथिंग विच helps you grow in a lot of ways that you have not expect. So I can say it's growth is the word. When you have peace, you are automatically growing in a level that you have not expected. मतलब कि आप अपने आप ही ग्रो होते जाते हो एंड इट्स यू गेट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन योर लाइफ। तो आई थिंक इट इज़ मोर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल, आई वुड से। वुमेन फाउंडर को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन का? वही जो मैं आपको शुरू में बताया था, एनीबडी हु इज क्रिटिसाइजिंग यू इज़ ओनली डूइंग सो बिकॉज दे आर डूइंग लेस दैन यू। डू नॉट फॉल फॉर दैट। आप उससे घबरा के अपने जो अचीव करना चाहते हैं या अपना सेल्फ डाउट या अपना कॉन्फिडेंस ना तोड़े। मैं नहीं कह रही कि आप क्रिटिसिज्म को सुनिए मत, यू कैन हियर इट। अगर आपको लग रहा है यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ एंड चेंज, यू डू दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए तो यू डोंट डू इट एंड डोंट लेट दैट इफेक्ट यू सो मच कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ। तो आई थिंक एनीबडी हु इज़ क्रिटिसाइजिंग यू इज़ ओनली डूइंग सो बिकॉज दे आर डूइंग लेस दैन यू। इसीलिए वो आपको हर पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप अच्छा कर लो चाहे आप बुरा कर लो। तो एंड डोंट लुक फॉर वैलिडेशंस। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही मत करो कि मुझे यहाँ से कोई पैट करेगा आके कि हेलो शाबाश तुमने अच्छा काम करा। नहीं, आप वो सब छोड़ दो, आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने पे फोकस करो, पैट्स अपने आप आ जाएंगे। अवार्ड्स के रूप में। जी जी। लास्ट में 5 ऐसे शब्द जो हर स्टार्टअप को पता होने चाहिए या 5 ऐसे शब्द जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्टार्टअप की दुनिया में। जैसे प्री सीरीज़ ए, सीरीज़ ए, फंडिंग विंटर, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC उसको बोलते हैं। ये सारे शब्द जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। पिच डेक, फाइनेंशियल मॉडल, वैल्यूएशन, ये सब अगर आपको पता नहीं है तो आप स्टार्टअप कैसे करेंगे? तो वो जो बच्चे कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं इस दुनिया के बारे में जानने के लिए? देखिए, पहले तो उनके लिए ये मैसेज है कि यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग नाउ। हाँ, आजकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एंड आपको लग रहा होगा कि आपकी कोई ट्रेन छूट रही है। इवन इफ़ यू आर स्लो, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही। जब आपका जो होना है वो उसी टाइम होगा। तो फर्स्टली लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव ईच डे एट अ टाइम। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वन गो। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको काम भी करना है, तो गो स्लो। And also do read the book Power of the Subconscious Mind before you start anything, because this book will help you manifest things from your subconscious, keep your mind in the center and guide you in the right direction. And don't think कि वो कंपैरिजन आप करना छोड़ दो। पहली बात तो ये है, क्योंकि जिस दिन आपने कंपैरिजन करना छोड़ दिया उस दिन आपकी ग्रोथ हो जाएगी कि वो मेरे से आगे निकल गए, उन्होंने वो कर लिया। आप हेल्दी कंपटीशन करो, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, बट आप कंपटीशन में अपनी ग्रोथ मत रोको कि उसने कर लिया तो अब मैं कैसे करूं। डोंट फील इन्फीरियर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज अगर आप अपने बारे में इन्फीरियर फील करेंगे तो उतना ही आप लो गिरते जाएंगे। द मोमेंट यू राइज फ्रॉम दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपको आ जाता है कभी कभी, एंड आपको जो सेल्फ डाउट जो हिट होता है, उससे आप जैसे ही बाहर आते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं मैं ठीक कर रही हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं उतना ठीक कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ हो जाएगी।
वेरी राइटली सेड, मतलब बहुत ही पावरफुल मैसेज है जी। एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। हमने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दिया, हमने वुमेन फाउंडर के लिए मैसेज दिया, हमने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करी। वंदना जी, आपने कुछ टर्म्स हमें बताई जो एज अ स्टार्टअप लोगों को पता होनी चाहिए फाउंडर्स के लिए। तो आज स्टार्टअप्स की दुनिया में बात करते हुए हमें बहुत मज़ा आया। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे पहलू हमने लेकर के आए, अनफोल्ड किए स्टार्टअप, फंड रेजिंग, वेंचर कैपिटल की दुनिया से। वंदना जी, बहुत ही खास रहा ये पॉडकास्ट। Thank you. मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई जो मुझे लगता है कि काफ़ी पावरफुल मैसेजेस लेकर के आया है और आने वाले समय में बहुत सारे ऑडियंस जो इनको देखेंगे सुनेंगे उनको मदद करेगा। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे Thank you. पॉडकास्ट में आने का। शक्ति की समृद्धि में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस शो को इतना खास बनाने के लिए। हर बार कोशिश रहती है एक ऐसी महिला को लाने के लिए जिनकी शक्ति से हम इस ऊर्जा से इस स्टूडियो को ही नहीं बल्कि खुद को भी भरना चाहते हैं। तो सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक अगली वुमेन के साथ जिनकी कहानी लेकर के आऊँगी फिर से आपके लिए। थैंक यू सो मच।